रीबर्थ ऑफ माई एनिमी एपिसोड 12 मिस मे स्वीट हार्ट। उसकी तरफ देखने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर आयता होठों पर एक मजाक किया भरी मुस्कुराना लिए। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें याद करूंगी, बस पूछ रही हूं फिर सुबह सुबह गायक कहाँ होंगे। कहते कहते वो अपने एक बार ऊपर करके उसे गुस्से में देखने लगते हैं और वही उसकी बातों को सुनकर ध्वस्त होठों पर ना देखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। एक गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर अपना कर रखते हुए, बस कुछ काम आ गया था, काम पूरा हो गया, मैं आ गया, मैं तो पता है मैं एक बिजनेसमैन हूं, कहकर वो उसे अपनी तिरछी नजरों से देखने लगता है। उसकी आंखें बेहद डरावनी थी और वह आंखें बड़ी अजीब तरह से उसे देख रही थी। आयता बातों को सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों को देखकर वह अपनी आंखों को बंद करते हुए, बस करो, कैसे देख रहे हो, ऐसे देखना बंद करो, घबराहट होने लगती है। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हें बिजनेसमैन हो तो सुबह सुबह तुम्हें कौन सा काम आ गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कोई गैंगस्टर माफिया तो नहीं होना जो लोगों को मारता है, पर जहां तक मैं जानती हूं खतरनाक होकर किसी की जान तो नहीं ले सकते, इतना तो तुम्हें देखकर मैं कह ही सकती हूं। कहते हुए छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और वही उसकी बातों को सुनकर ध्वस्त को हंसी आ रही थी। मतलब उसकी स्वीट हार्ट उसे पर ऐसा भरोसा करती है, क्या सच में किसी की जान नहीं ले सकता। दुनिया से मॉन्स्टर मानते हैं, एक किलिंग मशीन जिसकी अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, और यहाँ पर उसकी स्वीट हार्ट को लगता है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता हूँ। इतनी ज्यादा मासूम कैसे हो सकती है। ध्वस्त वैसे ही उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए, क्या सच में तुम, ऐसा लगता है मैं किसी की जान नहीं ले सकता, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है स्वीट हार्ट। कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखें डोमिनेटिंग थी जो उसे देख रही थी। उन आंखों में कुछ तो था जो बहुत ज्यादा अजीब था। आयता आंखों में कुछ पल यूं ही देखने के बाद सामने देखे हुए, लग तो यही रहा है, वैसे भी माँ कहती है कि मैं किसी को समझ नहीं पाती हूँ या मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता है, पर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सही रहती हूँ ना, तुम्हारे बारे में तो सही कहा ना। कहता हुए वो उसे देखने लगती है, बड़ी मासूमियत से उसकी आंखों में देख रही थी और वही अपनी आंखों में उसे देखते हुए देखकर ध्वस्त उसके बेहद नजदीक जाकर उसकी आंखों में वैसे ही देखकर संजीव तरह से अपनी गर्दन तिरछी करके, स्वीट हार्ट, रीड माई आईज इफ यू डेयर, बट बी प्रिपेयर टू फेस द सीक्रेट्स दैट लाई विद इन, कहते हुए उसे क्रूल स्माइल देता, जिसे देखकर आयता चेहरे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें आने लगती है और वही उसके चेहरे को देखकर वह गहरी सांस लेकर इसके बालों को सहलाते हुए उसके बालों को उसके कानों के पीछे कर उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे चूमते हुए उसे से दूर होकर अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। स्वीट हार्ट, इतना भी इन आंखों में खोने की जरूरत नहीं है, इन आंखों को देखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बस मुझे ही देखो, मुझसे प्यार करो वही काफी है, मेरे लिए अंधेरे में आने की जरूरत नहीं है, तुम रोशनी हो वही काफी है, नहीं तो यह अंधेरा तुम्हें डरा देगा क्योंकि तुम अंधेरे के लिए बनी नहीं हो। कहते कहते उसके बालों को सलाकर वो वहां से जाने लगता है और वही आयता उसे जाते हुए देख रहे थे। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली थी, उसके नीले आंखों में हैरानी थी, वह बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, आखिर यह कहना क्या चाहता है, इसकी बातें क्या है, मैं सच में इसकी बातों को समझ नहीं पाती हूँ और ऐसे पागल हो जाता है, कुछ बात नहीं सकते, कब मैं इसके बातों को समझेगी यह मुझे खुद भी नहीं पता है। भगवान करे वो दिन बहुत जल्दी आ जाए जब मैं इसकी बातों को समझ जाऊंगी, नहीं तो मुझे लगता है मैं जरूर एक दिन पागल होने वाली हूँ इसकी बातों की वजह से। खुद से ही इतना कहकर वो गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है। छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए वैसे ही सामने देखने लगते हैं। ध्वस्त की है आंखों को याद करके अपने दोनों हाथ आपस में हुई छाया हो गए। समझ नहीं आ रहा है कि कब मैं इसकी आंखों को समझेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी आंखें इतनी ज्यादा अजीब क्यों, मतलब इसमें देखती हूं तो अजीब सी बेचैनी होने लगते हैं और ऊपर से यह जिस तरह बातें कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। इतना कहकर वो अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेते हैं। तभी ऋतिक वहां पर आ जाता है, वो अपने दोनों हाथ जब में डाले हुए मुस्कुराकर, मुझे नहीं लगा था तुम दोनों के रिलेशंस हद तक बढ़ जाएगा, तुमने कभी मुझे अपने नजदीक आने नहीं दिया पर उसे तुमने अपने नजदीक आने दिया, आखिर इतना भरोसा उसे पर कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किसी खतरे को अपने सामने रख रही हो। आयता जो इसमें किसी गहरी सोच में थी वो उसकी बातों को सुनकर हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगती है। वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, तुमसे तो दूर हूं यही काफी है, मेरे लिए रही बात नजदीक आने देने की तो बोलो मत, वह मेरा पति है, हम दोनों ने शादी की है,
और सबसे बड़ी बात हो तुम्हारी तरह नहीं है। तुमने और उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का, क्योंकि उसे सिर्फ मैं चाहिए और तुम्हें दुनिया के हर एक लड़की चाहिए, यही फर्क है। कहकर वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए? शादीशुदा होने के बावजूद भी मुझे इस बारे में बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। तुम्हें इस घर के दामाद हो, हमारा पहला रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पर अब जो रिश्ता है उसके बारे में सोच समझ कर ही कदम रखना। और मुझे क्या बात कर रहे हो इसके बारे में भी सोच लेना। क्या है ना, तुम्हें पता है मैं बीवी किसकी हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए और तुम्हारी फैमिली मेरे पति को बुरा समझने लगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहकर वहां से जाने लगते हैं और वही उसकी बातों को सुनने के बाद ऋतिक अपने दोनों हाथ वैसे ही जेब में डाले हुए उसे देखकर मुस्कुराते हुए, एक बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे छोड़ दो, तुम दोनों की शादी तो हो गई हो, तुम दोनों के बीच प्यार भी है, पर एक बार अच्छे से याद रखना ध्वस्त ओजस्वाल वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं, पता नहीं होगा। पर उसके और उसकी फैमिली के बीच बहुत सारे प्रॉब्लम है, बस उसकी माँ ही है जो उसे प्यार करती है और अब तुमसे शादी करके उसकी फैमिली और भी ज्यादा उससे दूर हो जाएगी। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि बचपन में जो लड़कियों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसने उसे धोखा दे दिया। तुम क्या हो, तुम तो मेरी छोटी हुई बीवी हो, तुम्हारे साथ वह क्या करेगा, संभाल कर रहना। क्या है ना, बहुत ज्यादा खतरे भी आ जाते हैं जब हम किसी बड़ी चीज पर हाथ रखते हैं। आयता ये सुनकर अपनी गर्दन तिरछी करके उसकी तरफ देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, तो ये तुम्हारे लिए भी लागू है, आखिर तुमने भी अपने प्रॉफिट के लिए ही यहाँ पर अपना हाथ रखा है कि सही कहानी तुम्हारी कंपनी तो चल नहीं रही है और तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि खुद से अपनी कंपनी आगे बढ़ा, उसके लिए तुमने सहारा लिया। और रही बात मेरी, तुम्हें पहले से ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, क्या मेरा और बर्बाद और धोखे की बात कर रहे हो? तो एक बात याद रखना, शादी होने के बाद तुम्हें मैंने नजदीक आने नहीं दिया और उसे आने दिया, इसका मतलब तो तुम समझ सकते हो ना, दिमाग होना चाहिए। इंसान के अंदर वो खेलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। बेहतर यही है कि तुम मुझे अपना सलाह न देकर तुम खुद के बारे में सोचो। मेरा तो पति मुझ पर शक नहीं करता है और तुम्हारी बीवी क्यों अपने अच्छे खासे घर की बर्बादी करने चले हो? बदले की आग में तुम पहले ही खुद को जला चुके हो और क्या चाहते हो? कहते हुए अपने होठों पर वैसे ही मुस्कुराहट को रख उसकी तरफ देखकर, मुझसे बात करने किस पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। जैसे भी हो इस घर की बहू हूं और बड़ी बहू रिश्ते में मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी हूं, तो आइंदा से अपने वर्ड्स ध्यान देना नहीं तो। कहकर वो उसे गुस्से भरी नजरों से देखकर वहां से जाने लगते हैं। उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और पीछे डोरियां बंधी हुई थी। स्लीवलेस ब्लाउज था, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और बालों को खुला रखा हुआ था। उसे पीछे से ऋतिक देख सकता था। उसे ऐसे देखकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी खूबसूरती को वह देखने के बाद वैसे ही एक गहरी सांस लेकर सामने देखने लगता है। आयता अंदर आ ही रही थी कि तभी उसे अरमान मिलता है, जिसे देखकर वहां से जाने वाली थी कि अरमान उसे देखते हुए मुस्कुराकर, वैसे तो भाभी हमारी कभी बात हुई नहीं, मैं आपका छोटा सा देवर हूँ जो बहुत ही ज्यादा मासूम है, कभी भी आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। आयता जाने वाली थी, वो अरमान बात को सुनकर उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगती है। वह अपना सर हिला देती है तो अरमान उसे देखकर मुस्कुराते हुए, मुझे पता है बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे आपके दिमाग में, बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपको हर वक्त सपोर्ट करूंगा, पर आप कभी भी मेरे भाई के साथ धोखा मत करना। वो बहुत ज्यादा प्यार है, पता है बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, पर मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब बस उसे प्यार करना और खुश रखना। आयता ये सुनकर बस अपना सर हिला देती है और अरमान वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, वो हैरान हो। वैसे तो भाभी हमारी कभी बात हुई नहीं, मैं आपका छोटा सा देवर हूँ जो बहुत ही ज्यादा मासूम है, कभी भी आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। आयता जाने वाली थी, वो अरमान बात को सुनकर उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगती है। वो अपना सर हिला देती है तो अरमान उसे देखकर मुस्कुराते हुए, मुझे पता है बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे आपके दिमाग में, बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपको हर वक्त सपोर्ट करूंगा, पर आप कभी भी मेरे भाई के साथ धोखा मत करना। वो बहुत ज्यादा प्यार है, पता है बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, पर मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब बस उसे प्यार करना और खुश रखना। आयता ये सुनकर बस अपना सर हिला देती है और अरमान वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, वो हैरान हो। आयता अरमान को देखते हैं, फिर गहरी सांस लेकर अपने सर हिला देती है
ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हो चुका था, सभी आ गए थे। आयता डाइनिंग टेबल पर आकर वही अपनी चेयर पर बैठ जाती है। ध्वस्त भी अपना ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने हुए वहां पर आ जाता है और उसके साइड में बैठ जाता है। सभी ब्रेकफास्ट कर चुके थे, वो सभी वहां से जाने लगते हैं। आयता ब्रेकफास्ट करके अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और वहां से जाने लगते हैं। वही उसे जाते हुए ध्वस्त देखा है और वह सामने खड़े ऋतिक को भी देखा है, जिसकी नजर उसे पर थी। और वही ऋतिक को अपने ऊपर किसी की जानलेवा नजरें महसूस होती हैं, तो वह ध्वस्त की तरफ देखा है, जो उसे बेहद खौफनाक आंखों से देखने लगता है, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांपने लगती है। जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देता है और अपने चेहरे पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते लगता है। ध्वस्त उसे ठंडी आंखों से देखने लगता है, फिर अपना सर हिला करेंगे गहरी सांस लेकर वह वहां से चला जाता है। यशोदा और अथर्व दोनों से जाते हुए देखते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता है। तभी विक्रम पूरे डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए, अब ये कबीर कहाँ पर चला गया, हर दिन कोई ना कोई पोता मेरा डाइनिंग टेबल पर मुझे दिखता ही नहीं है। ब्रेकफास्ट के वक्त अभी रात को कहाँ चला गया, कुछ पता है ऋषभ तुम्हें अपने बेटे के बारे में? ऋषभ ये सुनकर गहरी सांस लेकर विक्रम की तरफ देखते हुए, वो पापा कुछ काम आ गया था, इसकी वजह से शायद वो सुबह ही चला गया। विक्रम ये सुनकर उसे ठंडी आंखों से देखते हुए, ऋषभ ब्रेकफास्ट टेबल पर मुझे हर कोई मौजूद चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ब्रेकफास्ट के वक्त कोई भी ना रहे, हम ब्रेकफास्ट और डिनर सभी एक साथ करते हैं, ये हमारा पहले से ही तय हो चुका है। ऋषभ ये सुनकर बस अपना सर हिला देता है खामोशी से, और वही नैना ये सुनकर मुंह बनाने लगती है और मन ही मन कुछ कहने लगते हैं। और वही कमरा के अंदर आयता इस समय बालकनी में आ गई थी। वो बालकनी में खड़ी होकर अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाए हुए सामने देख रहे थे, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी उसके पीछे से आ जाता है ध्वस्त, वो से पीछे से बाहों में भरकर अपने चेहरे को उसके गर्दन पर रखकर अपनी गहरी आवाज में, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा उदास क्यों नजर आ रहा है? उसकी बातों को सुनकर आयता कुछ सोचते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, एक बात पूछूं, उसका जवाब दोगे? ध्वस्त अपने होठों को उसके गर्दन पर ले जाकर अपनी गहरी आवाज में, पूछ सकती हूं अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो। आयता ये सुनकर वैसे ही सामने देखकर अपने शांत आवाज में, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? आयता सवाल सुनकर ध्वस्त एक पल के लिए उसे देखा ही रह जाता है, पर वो खामोश हो जाता है, उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता है, जिससे आयता उसकी तरफ देखते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, खामोश हो इसका मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? आगे जाकर मुझे छोड़ भी सकते हो, तुम्हें मुझसे कोई मतलब भी नहीं होगा, मैं किसी और के पास भी जाऊं तो भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होता। और वो इतना ही कह पाई थी कि तभी उसके होंठ पूरी तरह से कैद हो चुके थे। ध्वस्त ने उसके होठों को अपने होठों में भर दिया था और वो उसे अग्रेसिव होकर किस लगाया था, जिससे आयता दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि वह जिस तरह से उसके होठों को बाइट कर रहा था, उससे तो उसके होठों का लगभग खून ही निकल गया था। वो उसके होठों के खून को भी अपने होठों में भरे जा रहा था और उसका ऐसा जंगली होना उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वो उसे अपने से दूर करना चाहते थे, पर ध्वस्त उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके कमर के पीछे बंद कर उसे रेलिंग से लगाकर वैसे ही उसके होठों पर अपने गुस्से को निकल रहा था, जिसे वह महसूस कर सकती थी। पर वह खामोश को कुछ भी नहीं कहती है, उसे जो करना है वो उसे करने देती है। उसके बस में ही कुछ नहीं था, वो उसे रोक नहीं सकती थी, यह उसे भी पता था। वही ध्वस्त उसे तब तक बाइट या किस कहा है जब तक उसका गुस्सा ना शांत हो जाए। जब वह यह महसूस करता है कि आयता रो रही है, तब जाकर वह उसके होठों को छोड़ देता है। होठों को छोड़कर उसके दोनों गालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है। उसने उसके दोनों गालों को इतने कस के पकड़ लिए थे, जिसकी वजह से आयता को होने लगा था। ध्वस्त उसकी आंखों में देखकर एनेग्मेटिक वे में, "You're my possession, my treasure, my everything, and I'll never let anyone take you away from me." कहते कहते वो उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसे देखकर वो डर गई थी। वह अपना सर नीचे झुका लेती है, कुछ कहती नहीं है और वही वहां से चला जाता है। ध्वस्त बिल्कुल भी उसके पास नहीं रुकता, बल्कि उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वह नहीं चाहता था कि वह अपने गुस्से के चलते उसे कोई भी चोट पहुंचाए। वही आयता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, मतलब उसका पूरा चेहरा पसीने में भरने लगा था। चेहरे पर एक हल्की हल्की पसीने की बूंदें थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे बस ये जानना था कि आगे जाकर ध्वस्त उसके साथ क्या करेगा।
और यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर एक पागलपन और जंगली एहसास होने लगा है उसे, जिसे महसूस करके अब उसकी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए थे। वह अपने हाथों और पैरों को देख रहे थे जो कांप रहे थे। उन्हें देखकर वह अपनी आंखों को बंद करके खुद को जैसे तैसे करके शांत करने की कोशिश करती है। वह कमरे में जैसे ही आती है वैसे ही उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देते हैं। वह भी इतनी जोर से बंद हुआ था कि जैसे वह दरवाजा टूट ही जाएगा। वह अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है और उसे दरवाजे को खोलकर बाहर जाने लगते हैं। उसकी नजर ध्वस्त पर चली जाती है जो वहां से गुस्से में जा रहा था, और उसे गुस्से में जाते हुए देखकर वह परेशान होने लगते हैं। चेहरे पर हद से ज्यादा परेशानी देखी जा सकती थी। वही ध्वस्त सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। सभी ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुन चुके थे। सभी को पता चल चुका था कि ध्वस्त गुस्से में है, और उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर हर कोई हैरान हो गया था। सभी एक दूसरे को देखे जा रहे थे, और वही ध्वस्त अपनी जानलेवा नजरों से ऋतिक की तरफ देखा है, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ध्वस्त उसे क्यों इतना ज्यादा गुस्से में देख रहा है। वो उसे देखा है पर कुछ कहता नहीं है। हिमांशी उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वह अपना सर नीचे झुका लेता है। उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसकी आंखें देखें, क्योंकि उसकी आंखें ही इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि इसकी हिम्मत हो सकती है उसकी आंखों में देखने की। वही यशोदा उसे जाते हुए देखकर परेशान होते हुए, अब इसे क्या हुआ, कौन सा गुस्सा निकल रहा है, अभी तो सब कुछ ठीक था, कमरे में जाकर क्या हुआ इसका, कहते हुए वो गहरी सांस लेकर अपना सर हिलने लगती है। वहीं पर वो ये सुनते हैं यशोदा की तरफ देखकर, अब ये तुम अपनी बहू से ही पूछ लो कि क्या किया है। उसने मेरे बेटे के साथ, गुस्सा तो देखो कैसे चला गया है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, चेहरे के नसें दिख रही थी। कहते कहते वो खामोश हो जाता है, और वही यशोदा अथर्व की तरफ देखकर, हो गया होगा कोई झगड़ा, वैसे भी बीवी और पति के बीच कभी झगड़ा नहीं होता, तुम्हारा और मेरा कितना हुआ है, तुमने तो पूरे घर को ही तोड़ दिया था, याद आया कि नहीं, ये गुस्सा होता ही है, ऐसा कुछ हुआ होगा, तुम भी ना। कहते वो जाने लगते हैं, और वही अथर्व खुद से ही, आखिर ये लड़की जब से आई है तब से मेरी बीवी तो अजीब से ही बिहेवियर करने लगे हैं, हर वक्त से ही बचाने के बारे में सोचती रहती है, पता नहीं आखिर इस लड़की ने क्या किया है मेरी बीवी के साथ, मन कर रहा है इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो, इसकी वजह से ना मेरा बेटा मेरे हाथों में आ रहा है और अब तो बीवी। कहते हुए गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और वहां से जाने लगता है, और आयता फ्लो पर खड़ी थी, वो ये सब देख रही थी। वो अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है। तभी वो ऋतिक को देखते हैं जो उसे ही देख रहा था। उसे देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो इग्नोर करके वहां से जाने लगते हैं, और वही ऋतिक उसे देखा है। तभी हिमांशी उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं, जिससे वो उस नजर हटाकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी बजाज और मिस्टर बजाज ऋषभ और नैना के पास आकर उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए अलविदा कह देते हैं। हिमांशी भी अपनी फैमिली को गले लगाकर चली जाती है, ऋषभ चारों तरफ देखते हुए। आखिरी कबीर गया तो गया, कहाँ आना चाहिए कि नहीं, बहन जा रही है मायके, कहते हुए गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और वहां से जाने लगता है। और आयता फ्लो पर खड़ी थी, वो ये सब देख रही थी। वो अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है। तभी वो ऋतिक को देखते हैं जो उसे ही देख रहा था। उसे देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो इग्नोर करके वहां से जाने लगते हैं, और वही ऋतिक उसे देखा है। तभी हिमांशी उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं, जिससे वो उस नजर हटाकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी बजाज और मिस्टर बजाज ऋषभ और नैना के पास आकर उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए अलविदा कह देते हैं। हिमांशी भी अपनी फैमिली को गले लगाकर चली जाती है, ऋषभ चारों तरफ देखते हुए। आखिरी कबीर गया तो गया, कहाँ आना चाहिए कि नहीं, बहन जा रही है मायके, ऋषभ नैना की तरफ देखने लगते हैं। वही ऋषभ की बात को सुनकर नैना गहरी सांस लेकर, सीखा तो था वह किसी काम के लिए गया होगा, और वैसे भी वह कौन सा दूर जा रही है, हिमांशी नजदीकी तो है, आधे घंटे कहीं तो रास्ता है, वह जब चाहे तब मिल सकते हैं। बिजनेस बहुत जरूरी है, उसके लिए किसी क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस डील कर रहा होगा, कहते हुए उसे देखने लगती है। और ऋषभ ये सब सुनकर गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और अपनी बेटी को अलविदा कह देता है, जिससे पूरा बजाज परिवार वहां से जाने लगता है। ऋतिक की नजर तो थर्ड फ्लोर पर थी। थर्ड फ्लोर पूरी तरह से खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो अपनी आंखों को बंद कर देता है और एक गहरी सांस लेकर वहां से जाने लगता है।
वही हिमांशी उसका हाथ पकड़ लेती है। सभी घर वाले होने की वजह से वह भी उसका हाथ पकड़कर रखना सर हिला देता है। वही आयता कमरे में आ गई थी। वो कमरे में आकर अपने सर पर हाथ रखते हुए गहरी सांस लेकर, यह इंसान इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था, मतलब इतना भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तो बता सकता था, पर नहीं, इस बस गुस्सा करना है, इसके अलावा ऐसा कुछ आता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, कैसे इसे समझो, यह मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। और इतने ज्यादा गुस्से में गया है कि मुझे लगता है कि उसका गुस्सा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। मतलब इतना ज्यादा गुस्सा कौन करता है? खुद से ही कहकर वो परेशान होकर अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है और फिर कुछ सोचकर वो कॉल लगाने लगती है। सामने से कॉल उठा लेता है तो वह परेशान होते हुए, मैडम एक बार भी तो कॉल किया करो, मैं यहाँ पर परेशान हूँ और तुम मुझे कभी कॉल करती नहीं हो, हमेशा क्या मैं ही कॉल करती रहूं? कहते कहते वो परेशान होने लगती है और वही उसे इतना ज्यादा परेशान होते हुए सामने से अपूर्वा जो एप्पल को खा रहे थे वो मुंह बनाते हुए ज्यादा परेशान, वह भी शादी के बाद ऐसा क्या हुआ है? आप क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? वैसे भी तुम्हारी शादी हो गई है, अच्छा खासा पति है, अच्छी खासी जिंदगी है, क्यों परेशानी को अपने गले में डाल रही हो? और क्या मुझ जैसी बच्ची को परेशान कर रही हो? वैसे भी बताइए, 2 दिन मेरे लिए कितने ज्यादा बुरे साबित हुए हैं। तुम्हारी शादी के दिन मैंने क्लब गई और पार्टी में एंजॉय दिया और तुम्हें पता है मैंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर दी, अच्छा हुआ कि मुझे एक लड़के ने बचाया और वो पता है कौन था? आयता बालकनी में आकर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, मैडम अगर मुझे पता होता तो मैं सुनती, बताओ कौन था, किसने तुम्हें बचाया, किसकी इतनी फूटी किस्मत जो तुम्हें बचाया? कहते वो हंसने लगती है और वही सामने से यह सुनकर अपूर्व नाराजगी भरी आवाज में, तुमने सच में दोस्त नहीं दुश्मन हो और बचाने वाला, और जिसकी तुम फूटी किस्मत का रही हो ना, वो तुम्हारा छोटा देवर, क्या नाम तरश ओजस्वल था? बात नहीं समझ में आ रही है, भाई की शादी करके बांदा क्लब में क्या कर रहा था, कौन सा नशा करने गया था, समझ नहीं आया। पर यह बात अच्छी हुई कि वो मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है ज्यादा डर गई थी, मैंने यह नहीं बताया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, नहीं तो क्या समझता तुम्हारे बारे में, उसे यही लगता है कि भाभी की दोस्त तो बेवड़ी निकली। कहते हुए रोने वाली आवाज में लगभग सब कुछ कहती है और वही उसकी आवाज और उसकी बातों को सुनकर आयता परेशान हो है, जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो सब कुछ भूलकर जोर जोर से हंसते हुए, क्या तुम्हें मतलब जिसके गले में आना था वह मेरा ही देवर, मतलब तुमने बहुत अच्छी किस्मत निकली है, तुम तो उसका चेहरा जानती तो हो ना, फिर तुम्हें वह याद कैसे नहीं रहा? और सच में यार तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, मतलब इतनी बेवकूफी कौन करता है? कहते कहते वो हंसने लगते हैं और वही उसकी बातों को सुनकर अपूर्व गुस्से भरी आवाज में, मजाक उड़ा लो और उठा लो मजाक, अपने दोस्त का शर्म नहीं आती है? वैसे भी इतनी बड़ी मुसीबत में आ गई हूं, तुम जानती तक नहीं हो मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं? कहते हुए लगभग रोने वाली आवाज में उसे सब कुछ कहने लगी है और वही उसकी बातों को सुनकर आयता एक सांस लेकर, क्या करोगी, मतलब क्या वो कौन सा तुम्हें फिर से मिलने वाला है? अगर तुम यहाँ पर आने के बारे में सोच रही हो तो शायद से तुम्हारे उसके साथ मुलाकात होगी। वैसे भी कौन सा तुम दोनों शादी करने वाले हो और कौन सी तुम मेरी देवरानी बनने वाली हो? अगर प्लान बना रही हो तो सोच लो, वैसे भी यह परिवार इतना ज्यादा अजीब है, इस परिवार में सिर्फ मुझे अपनी सास ही पसंद आई है, मतलब वो बहुत ज्यादा प्यारी है, बाकी सब अजीब। पर और सुबह सुबह ही कहकर कोई गहरी सांस लेने लगती है और वही अपूर्व उसकी बातों को सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या हुआ सुबह सुबह? आयता गहरी सांस लेते हैं और सब कुछ बताने लगते हैं। जैसे सुनने के बाद अपूर्व परेशान होते हुए, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और वैसे भी कोई कैसे ये सुन सकता है अपनी बीवी के बारे में, मतलब तुमने शादी की है उसके साथ और यह बात तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम्हें उसे माफी मांगना चाहिए, आखिर तुमने उसे शादी की है और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? देखो मुझे पता नहीं है शादी उसने क्यों किए हैं, पर वह तुम्हें इतना ज्यादा सम्मान दे रहा है और ऊपर से सबसे बचा रहा है, तो कितना कुछ कह रहा है तुम्हें बचाने के लिए, और यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें छोड़ सकता है। तुम यही सोचो ना, बचपन में लड़की उसे इतना ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुली है, उसके साथ उसने कभी रिलेशन नहीं रखा, तो सोचना की बातें तुम्हारे वो नजदीक आया है। कहते हुए वो खामोश हो जाती है और वही उसकी बात को सुनकर आयता गहरी सांस लेकर उधर से भरी आवाज में, तो अपने क्या करूं, कैसे मैं उससे सॉरी को मुझे समझ नहीं आ रहा है? आयता की बात को सुनकर अपूर्व कुछ सोचते हुए
एक ही रास्ता है, तुम मुझसे सॉरी कोई काम करो, अगर वो ऑफिस में है तो तुम उसके लिए लंच बनाकर लेकर चली जाओ, ऑफिस भी देख लोगी और अपने हाथों से उसे खाना भी दे दोगी। वैसे भी तुम्हें पता है ना तुम्हारे हाथों का खाना कितना ज्यादा टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। कहते कहते वो मुस्कुराने लगती है और वही उसकी बातों को सुनकर आयता अपना सर हिलाते हुए, ये तो तुमने सही कहा, एक काम करती हूँ, मैं कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ, आंटी से पूछ लेती हूँ कि आखिर उसे क्या पसंद है, वही खाना बनाकर उसे दे दूंगी और उसका गुस्सा थोड़ा काम भी हो जाएगा। मैं भी ना इस पागल इंसान की वजह से और ज्यादा पागल हो गई, मुझे सवाल करना ही नहीं चाहिए था, पर मुझे कुछ जानना था कि आखिर किसने मुझसे शादी क्यों कर ली। इतना कहकर वो गहरी सांस लेती है और फिर अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए कॉल को कट कर देते हैं और वहां से वो चली जाती है। यशोदा को ढूंढने उसे यशोदा मिलती है, एक सर्वेंट से बात करते हुए, तो वो उनके पास चली जाती है। वही यशोदा जो सर्वेंट से बात कर रही थी, वो आयता अपने पास आते हुए देखकर सर्वेंट को जाते हुए कहा देने लगते हैं और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। और वही आयता यशोदा को देखकर बड़ी मासूमियत से, वो आंटी मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए थी, क्या मुझे मिल सकती है? सुनकर यशोदा अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उसे देखते हुए, जरूर, पर अगर तुम मेरी शर्त मानो। यशोदा की बात को सुनकर आयता अपना सर हिला देती है मासूमियत से और वही उसकी बातों को सुनकर यशोदा मुस्कुराते हुए, पहले आंटी की जगह माँ का है तो तभी मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ, उसे देखने लगते हैं। और वही उसकी बात तो सुनकर आयता अपनी आंखों में चमक लिए बच्चों की तरह अपना सर हमें मिलते हुए, जी जरूर माँ, कहते हुए मुस्कुराने लगती है। और वही उनकी बातों को सुनकर यशोदा भी अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए, तो बताओ अब क्या हुआ है, कौन सी हेल्प चाहिए तुम्हें? कहते हुए उसके बालों को सहलाने लगते हैं। और वही उनकी बातों को सुनकर आयता अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, वो दरअसल माँ मुझे अब बता सकती हैं कि इन्हें क्या पसंद है खाने में? यशोदा उसकी बातों को सुनकर हंसते हुए, मतलब गुस्से को कम करने कोशिश चल रही है कि सही कहा ना? आयता सुनकर अपना सर झुका लेती है, तो यशोदा उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर की ओर करते हुए, ये सर कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे मैं ही सोना सामने खड़े हैं, तुम बोलो मत कि तुम किसकी बीवी हो। और रही बात ध्वस्त को पसंद की, तो आज तक मैं भी कभी जान ही नहीं पाई कि उसकी पसंद क्या है। मैं जो भी उसे देती थी बनाकर वह खा लेता था, बदलता गया तो वह बाहर चला गया, आप यह नहीं पता कि उसकी पसंद क्या है, पर तुम अपने हाथों से जो भी प्यार से बनाकर उसे दोगी ना वह जरूर खा लेगा, इतना तुम्हें जानती हूँ। ज्यादा परेशान मत हो, उस के खाने में बिल्कुल भी नखरे नहीं है। कहते हुए उसके बालों को सहलाने लगते हैं। और वही उनकी बातों को सुनकर आयता अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, वो दरअसल माँ मुझे अब बता सकती हैं कि इन्हें क्या पसंद है खाने में? यशोदा उसकी बातों को सुनकर हंसते हुए, मतलब गुस्से को कम करने कोशिश चल रही है कि सही कहा ना? आयता सुनकर अपना सर झुका लेती है, तो यशोदा उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर की ओर करते हुए, ये सर कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे मैं ही सोना सामने खड़े हैं, तुम बोलो मत कि तुम किसकी बीवी हो। और रही बात ध्वस्त को पसंद की, तो आज तक मैं भी कभी जान ही नहीं पाई कि उसकी पसंद क्या है। मैं जो भी उसे देती थी बनाकर वह खा लेता था, बदलता गया तो वह बाहर चला गया, आप यह नहीं पता कि उसकी पसंद क्या है, पर तुम अपने हाथों से जो भी प्यार से बनाकर उसे दोगी ना वह जरूर खा लेगा, इतना तुम्हें जानती हूँ। ज्यादा परेशान मत हो, उस के खाने में बिल्कुल भी नखरे नहीं है। कहते कहते यशोदा मुस्कुराने लगती है। और वही यशोदा की बात को सुनकर आयता हैरान हो जाती है, वह हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मतलब कोई ऐसी स्पेशल डिश नहीं है जो उसे पसंद है? कहते हुए वो बड़ी मासूमियत से उन्हें देखने लगते हैं। और वही यशोदा उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, पहली बात उसकी स्पेशल डिश कभी कोई समझ नहीं पाया, कभी उसने बताया नहीं कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। और मैं बहुत बार कोशिश भी की थी, पर उसने कभी कोई रिएक्ट नहीं किया था, उसे जो सामने खाने को मिलता था वो खा लेता था। मैं हमेशा पूछती थी वो तुम्हें क्या पसंद है? कहते हुए वो से समझने लगते हैं। और वही उनकी बातों को सुनकर आयता अपना सर हिला देती है, वो खामोश हो जाती है, वो कुछ कहती नहीं है। और वही उसे खामोश देखकर यशोदा बड़े प्यार से, ज्यादा सोचो मत, तुम जो भी उसे प्यार से बनाकर दोगी कुछ जरूर खाएगी, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना, और हाँ ड्राइवर के साथ जाना। कहते हुए बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। और वही उनकी बातों को सुनकर आयता अपने सर हिला देती है और वहां से किचन की तरफ चली जाती है।
वही उसे किचन की तरफ जाते हुए देखकर यशोदा मुस्कुराने लगती है। वो मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखकर एक गहरी सांस लेकर खुद से ही, कुछ तो बात है तो मैं जो मेरे बेटे का दिल जीत लिया तुमने, जो किसी के साथ रहना तो दूर की बात है, किसी से दो लफ्ज भी सही से बात नहीं करता, वह आज शादी कर चुका है। आखिर क्या है ऐसा तुमने जो मेरे बेटे ने तुमसे शादी कर ली। इस बात से खुश हूं कि उसकी जिंदगी में कोई तो है जो उसे बहुत प्यार दे, उसकी जिंदगी का वह हिस्सा बने जो अभी भी खाली है। कहते हुए उनकी आंखों में जो आंसू आए थे वो उन्हें साफ करती है और एक गहरी सांस लेकर वहां से जाने लगती है। आयता वहां से जा रही थी किचन की तरफ, तभी उसके सामने नैना खड़ी हो जाती है, जिन्हें देखकर वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए जाने लगती है कि तभी नैना उसकी तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए, मुझे पता नहीं है तुम्हारे और मेरे दामाद के बीच क्या हुआ, ये शादी कैसी थी, इसका सफर कैसा था, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई परेशानी हो, बहुत प्यार से उसे बड़ा किया है और उसके लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जिसकी वह हकदार है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ क्यों न करना पड़े। उनकी बातों को सुनकर आयता वैसे जाने वाली थी, वो अपने कदम रोक लेती है और नैना के सामने खड़ी होकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। यही बात आप अपने दामाद से कहेंगे तो सच में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले। वैसे तो देखा जाए मैं उसके साथ रहने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। 2 दिन के अंदर किसका तलाक होता है, ये तभी पॉसिबल है जब एक औरत एक शख्स के साथ रहना तो दूर की बात है, उसका शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। और मेरे बात कर रही हूं तो आप इतना समझ लीजिए कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके दामाद ने, क्योंकि मेरे पास मेरी जिंदगी है जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। कहते हुए वो जाने ही वाली थी कि नैना उसे देखकर एक मजाकिया बड़ी मुस्कुराहट लिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने तुम्हारी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैला दी थी। तुम तो जिंदा थी, सब कुछ अलग नहीं है। तुम्हारी शादी और तुम्हारा ये रिश्ता घर में चाहे एक्सेप्ट कर लिया होगा, पर समाज में क्या मुंह दिखाओगी तुम्हें पता है तुम्हारी शादी से कितने को क्या क्या बातें करने को मिल गई है। जो लड़की एक की नहीं हो सकती वो दूसरे की क्या होगी। अक्सर चाहे गलती एक आदमी की ही क्यों ना हो, पर समाज लड़की को ही दोषी ठहरता है। तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारा फाइनेंशियल जो भी है, उसके बारे में तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, लोगों को यही लगेगा कि तुम पैसों के लिए किसी के साथ भी। कहते कहते वो हंसने लगती है और वही उनकी बातों को सुनकर आयता एक सांस लेकर उनके कंधे पर हाथ रखकर अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। समाज की फिक्र उन्हें होती है जो गलत करते हैं, और मैंने गलत किया ही नहीं है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हो वो कभी एक ही पत्थर पर खड़े नहीं होते हैं, वो अक्सर अपने पत्थर बदलते ही रहते हैं। आज वो मेरे साथ नहीं है, पर क्या पता चल मेरे साथ होकर आपकी बेटी के लिए बुरा समझे। और मैं नहीं चाहती मैं प्यार की ननंद के साथ कुछ भी बड़ा करो, बेहतर यही है कि दुनिया के सामने जो रिश्ता हमारा है वही अच्छा है, इसके बीच कभी भी कोई दीवार मत बनाया, आपके लिए बुरा हो सकता है। कहते हुए वो उनके दोनों हाथों को पकड़कर उनकी आंखों में देखकर अपने होठों पर एक मजाकिया बड़ी मुस्कुराहट लिए। और एक बात, मुझे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, क्या क्योंकि चेहरे कर दुनिया बेवकूफ बन जाती है, या आपको अच्छे से पता है चेहरे पर किसी के मत जाना चाहिए, पता है ना। कहते हुए वह नैना को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और वही नैना उसकी बातों को सुनकर बस उसे जाते हुए देखने लगती है। फिर गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है। उसका चेहरा हल्का हल्का ठंडा पड़ गया था। वो कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल को निकलती है और वहां से गुस्से में चली जाने लगते हैं। वही आयता आती है जिसे देखकर सभी सर्वेंट डर जाते हैं, तो वह सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो दरअसल मुझे खुद खाना बनाना है, तो मुझे पर सिर्फ बता दीजिए कि कहाँ पर क्या क्या है, वैसे मैं खाना बना सकती हूँ। सुनकर सर्वेंट की सांस में सांस आ जाती है और वो सभी अपना सर हिला देते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। आयता ध्वस्त के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। करीब 1-1.5 घंटे के बाद पूरा खाना बन जाता। उसने अलग तरह का खाना बनाया हुआ था, जैसे चावल को सभी सब्जियों में डालकर अलग ही चावल बनाया हुआ था। सूप भी बनाया हुआ था जो और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। खुशबू से खाने को देखकर कोई भी कह सकता है कि खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया हुआ होगा। वो खाने को पैक करके वहीं पर रख देती है और खुद कमरे में जाकर तैयार होने लगते हैं। वो ब्लू कलर की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन लेती है। मांग में सिंदूर, सिंदूर गले में मंगलसूत्र था, वही माथे पर बिंदी लगाकर बालों को खुला रखा हुआ था, जिसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो वैसे ही साड़ी पहने हुए चली जाती है
नीचे हॉल में और टिफिन लिए नीचे पैलेस के बाहर आ जाती है। पैलेस उसके बाहर जाकर उसके सामने पहले ही रेंज रोवर खड़ी थी, वो उसके अंदर बैठ जाती है। ड्राइवर वहां से ओजस्वल एंटरप्राइजेस की और रंगे रोवर को ले जाने लगता है। वही 1-1.5 घंटे के बाद आयता एंटरप्राइजेस के सामने खड़ी थी। वो गहरी सांस लेकर अंदर जाने लगती है। रिसेप्शन में आकर वह ध्वस्त के केबिन के बारे में पूछती है, तो रिसेप्शन गर्ल अपना सर हिलाकर उसे खुद वहां तक ले जाने लगती है, क्योंकि हर किसी को पता था कि ध्वस्त की वाइफ सारी मीडिया में जो आ गया था उसका चेहरा। आयता उसने अपना सर झुकाया हुआ था और अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। दरअसल ये ऋतिक की कंपनी की न्यूज़ थी, जिसमें ऋतिक अपनी कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मॉडल के कैंडल्स भी अब बाहर आने लगे थे। जिम लिखा हुआ था कि ऋतिक एंटरप्राइजेस चल रहा है। इसमें जो मॉडल काम करती है, वहां पर वो उनके साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। इसके बाद वो मॉडल को काम देता था। ये सब देख कर वो हंसने लगती है। वो अपने मन में शादी क्या कर ली, नए नए स्टैंडर्ड से बाहर आने लगे हैं। अच्छा हुआ इससे दूरी ही बना ली, नहीं तो इस जैसे इंसान के साथ अगर मैं रहती तो ये तो खुद बदनाम हो गया है, और इसके साथ मेरा भी नाम बदनाम हो जाता। लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। पता नहीं आंखें कितने राज और छुपा कर रखे हैं इस इंसान ने। इसके अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है। शादी होने के बावजूद भी लड़कियों के साथ अपने अफेयर्स रख रहा है। आखिर यह कब तक ऐसा करता रहेगा? कहते कहते हुए गहरी सांस लेते हैं। तभी उसकी नज़र अपने नाम पर चली जाती है, जहां पर डाइवोर्स के बारे में लिखा हुआ था। वो उसे कुछ भी ना पढ़कर वैसे ही छोड़ देते हैं। उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था कि वो अब अपने मूड को खराब करें, क्या पता उसमें कुछ बुरा ही हो और वह पढ़कर उसे बहुत ज्यादा उदासी महसूस हो। और इस समय ध्वस्त तक से सॉरी मांगने आए हैं, ना कि खुद के ही मूड को खराब करने। ये सोचकर वो गहरी सांस लेते हैं। वही वो रिसेप्शन गर्ल टॉप फ्लोर पर उसे लाकर लिफ्ट में ही खड़ी होकर उसे बाहर जाने का इशारा कर देती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।